Hello everyone, welcome to the lecture series of machine learning. In this video, we'll continue with the linear regression part. So let's begin. So in our last video, we have seen what is linear regression, what is the equation that we use to calculate linear regression, what are the values of beta naught and beta 1, and then we have seen also how to solve some numericals based on that. So now in this video, we'll see assessing the accuracy of the coefficients estimate. Now what do we mean by that? जो हमने दो coefficients estimate करे थे in our last video, that is beta naught and beta 1, उनकी accuracy को हम estimate करेंगे in this video. So now basically हमारे पास दो चीजें होती हैं. एक तो होता है हमारा real model, the actual model that exists in the real world, and the other is our estimated model. Our estimated model. Now what actually happens in real life, हम assume करते हैं कि जो real relationship होता है between x and y, between two variables x and y, exists something like this, where x is some function and e denotes some random error, right? So ये जो हमारा true relationship होता है in which this fx, this is actually the true relationship between these two variables x and y. बट ये ट्रू रिलेशनशिप जो होता है दिस इज अननोन ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स. हम इसको एक्चुअली नहीं डिराइव कर सकते कि ये रिलेशनशिप क्या होता है. एंड जो हमारा ई है वो डिनोट कर रहा है हमारा कोई भी रैंडम एरर. अब एरर हमारे होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. एरर कैन अकर ड्यू टू एनी नॉइज इन द डेटा, एरर कैन अकर ड्यू टू एनी मिसिंग वेरिएबल्स इन द डेटा, एरर कैन अकर ड्यू टू सम मेजरमेंट एरर. So there are lots of factors that contribute to this variable e. Now, since we don't know what is this fx actually is, we don't know what it is. So we approximate it using this line जो हमने last video में derive करी थी, that y equals to beta naught plus beta 1x plus some e, right? Now, real relationships तो हमारा unknown है जो भी हमने देखा है यहाँ पे. This relationship is unknown. क्योंकि ये रिलेशनशिप अननोन है, सो हेंस वी अप्रोक्सीमेटेड यूजिंग दिस स्ट्रेट लाइन जो हमने यहाँ पे डिराइव करी है, राइट? सो वी यूज सच अ रिलेशनशिप नॉट बिकॉज इट्स परफेक्ट बट बिकॉज इट इज यूजफुल. इट हेल्प्स अस इन डिराइविंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. नाउ वी हैव ऑल्सो सीन दिस इन द लास्ट वीडियो. जो हमारा बीटा नॉट है, जो बीटा 1 है एंड ई एन का एक्चुअल मतलब क्या है? बीटा नॉट मीन्स इंटरसेप्ट विच इज बेसिकली द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई. जब आपका x 0 होगा, तो जब x 0 हो जाएगा तो y will become equal to the intercept, that is beta naught, expected value of y when x is 0. बीटा 1 क्या होता है? बीटा 1 है हमारा स्लोप. स्लोप आपको ये बताता है कि एवरेज y में कितना चेंज होगा जब हमारा x में 1 से चेंज हो रहा है. सो एवरेज चेंज इन y when x increases by 1 unit. x को इंक्रीज कर रहे हैं बाय 1 यूनिट, दैट मीन्स हमारी लाइन कुछ इस टाइप से जा रही है, लाइक दिस, राइट? एंड e विच डिनोट्स द रैंडम एरर विच कैन बी ड्यू टू एनीथिंग, एवरीथिंग दैट आवर मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन दैट contributes to the error. Everything our model fails to explain. Like for example, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल देखा था इन लास्ट वीडियो, जिसमें हमने देखा था कि कैसे टीवी एडवर्टाइजमेंट्स, रेडियो एडवर्टाइजमेंट्स, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, इनका जो बजट है वो हमारी सेल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट? तो कैसे इनकी वजह से हमारी सेल्स अफेक्ट हो रही है, राइट? सो बेसिकली कैसे हमारी जो सेल्स है वो एक्चुअली तो तीनों चीज़ों पे डिपेंड कर रही है. टीवी एड्स पे भी, रेडियो पे भी, न्यूज़पेपर ब्रांडिंग पे भी, सीजन पे भी डिपेंड करती है हमारी. दिस इज अनदर फैक्टर. देन मूड ऑफ द ऑडियंस, उस पर भी डिपेंड करती है. देन ब्रांड वैल्यू, उस पर भी डिपेंड करती है. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारी एक्चुअली सेल्स जो है वो डिपेंड करती है. बट हमने इसमें क्या देखा था? सिर्फ लीनियर रिग्रेशन में हमने सिर्फ एक वेरिएबल का कॉन्ट्रीब्यूशन देखा था, दैट मीन्स टीवी एड्स, कि कैसे टीवी एड्स हमारे अफेक्ट कर रहे हैं हमारी सेल्स को. सो एक्चुअली में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो वाई वाला वेरिएबल है वो डिटर्मिन होता है. सो सिंस वी आर इंक्लूडिंग ओनली टीवी एड्स, the rest all of these factors they goes into the random error e,
राइट। सो ये वो वाले वेरिएबल्स हैं जिनको हमने कंसिडरेशन में नहीं लिया, तो इनकी वजह से जो हमारी सेल्स पे डिपेंड कर रहा है वो किस पे जा रहा है, वो एक्चुअली आपके एरर में जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज population regression line versus the sample regression line. Population regression line versus sample regression line. Now population regression line में हम देखते हैं this is actually this beta 1x plus right plus the random error. Now this is actually my true line which exists only in the theory, which is never observed, and here all the variables they depend on the entire population, based on the entire population. अब कभी भी जो हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं वो पॉपुलेशन के बेसिस पे तो नहीं करते हैं, हम एक सैंपल के बेसिस पे करते हैं जो हमने उस पॉपुलेशन का छोटा सा पार्ट लिया होता है, राइट। सो ये जो पॉपुलेशन, ये जो वैल्यू होते हैं ये सिर्फ थ्योरेटिकल वैल्यूज ही एग्जिस्ट करते हैं, ये एक्चुअली में कभी एग्जिस्ट नहीं करती। एक्चुअली में हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं सैंपल रिग्रेशन लाइन की। सैंपल रिग्रेशन मीन्स जो हमने एक छोटा सा सैंपल लिया है डिराइव फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन। तो सैंपल रिग्रेशन लाइन इज दिस वन, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं विद दिस हैट सिंबल एंड x. So this denotes my sample data. These values are computed from my sample data. Now all these value changes if my data changes. If data changes. So this is what we actually calculate. We work on our sample, not on the entire population. So simple analogy is that population mean, जो भी हमारी entire population का mean होगा वो तो होता है हमारा true average, और जो हमारा सैंपल मीन होता है, जो हम सैंपल से डिराइव करते हैं, वो होता है हमारा एस्टिमेटेड एवरेज। सो इन रियलिटी हम इस पे काम करते हैं, हमारे सैंपल पे, नॉट ऑन द एंटायर पॉपुलेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इज व्हाई डिफरेंट डेटा सेट्स गिव डिफरेंट लाइन्स। व्हाई डिफरेंट डेटा सेट्स गिव डिफरेंट लाइन। अभी ये हमने एक सैंपल के बेसिस पे अपने डेटा को कैलकुलेट किया, तो उसने हमें कोई इस टाइप की रिग्रेशन लाइन दे दी। अगर हम डेटा सेट चेंज कर देंगे तो हो सकता है इससे थोड़ी सी और हमें क्लोज लाइन मिल जाए लाइक दिस। अगर हम कोई तीसरा डेटा सेट ले तो हमें कोई इस टाइप से लाइन मिल जाएंगी, राइट। सो डिफरेंट डेटा सेट्स हमें डिफरेंट लाइन्स क्यों दे रहे हैं। सो इवन इफ माई ट्रू मॉडल इज समथिंग लाइक दिस, लेट्स से मेरा ट्रू मॉडल इक्वेशन कुछ इस टाइप से है, राइट। हर एक डेटा सेट में हैज सम रैंडम नॉइज, right? So each regression line changes slightly. Each regression line changes slightly due to some random noise in the data. Random noise in the data, right? तो जो भी हमारी, अगर हम डेटा सेट को चेंज भी कर रहे हैं तो भी जो हमारी लाइन होगी वो पहले वाली लाइन से तो क्लोज ही होगी, बट स्लाइटली डिफरेंट होगी ड्यू टू द रैंडम नॉइज इन दैट डेटा। सो इसके बेसिस पे अगर हम ये फिगर देखें, अब नाउ इन दिस फिगर हमें क्या पता लग रहा है, ये जो हमारी रेड लाइन है विच इज शोन हेयर, दिस वन, ये क्या कह रही है, दिस इज द एक्चुअल पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। जो हमारी ब्लू लाइन है वो क्या है, वो हमारी एस्टिमेटेड लीस्ट स्क्वायर लाइन है जो हमने कैलकुलेट करी है बेस्ड ऑन दी सैंपल डेटा, राइट। नाउ राइट साइड में ये जो हमारी रेड लाइन है ये तो मेरी एक्चुअल पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन ही है विच इज शोन इन रेड, और ये जो मेरी बाकी की जो ब्लू लाइंस में जो अलग अलग शेड्स ऑफ ब्लू से दिखाई गई, ये मेरी लीस्ट स्क्वायर लाइन है। तो ये बता रहे हैं कि जैसे ही हमने अपनी पॉपुलेशन के डेटा में से थोड़ा सा सैंपल चेंज किया, सपोज मैंने 3 सैंपल्स लिए S1, S2, S3 बेस्ड ऑन माय एंटायर पॉपुलेशन डेटा, तो S1 से मुझे लेट्स से कोई ये वाली लाइन मिली, S2 से मुझे ये वाली लाइन मिली, S3 से मुझे ये वाली लाइन मिली। बट ये कहने का मतलब ये कि जो सारी लाइन्स हैं एस्टिमेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड से जो हमने कैलकुलेट करी हैं, ये सारी मेरी एक्चुअल डेटा के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। सो इवन इफ वी चेंज द डेटा सेट, जो हमें न्यू लाइन मिलती है दैट विल रिमेन क्लोज टू माई एंटायर पॉपुलेशन लाइन ओनली। So this is what they are saying. The population regression line shown in red and the least square line shown in dark blue. In light blue, 10 least square lines are shown, each computed on the basis of a separate random set of observations. Each least square line is different, but on average, the least square lines are quite close to the population regression line.
So that is why different data sets आपको different lines तो देंगी due to the different error or the different noise in the data, but they will actually remain close to the population regression line only. Now based on this, we have always heard about two terms, which is variance and standard deviation. Now variance and standard deviation आपको ये बताता है कि how spread or far is your data from the mean, right? Variance हम इसी तरीके से calculate करते हैं ना, sum of the square differences of each observation from the mean. This is my variance. So variance और standard deviation से हम एक new term calculate करते हैं, which is our standard error. Standard error आपको क्या बताता है? Standard error आपको ये बताता है that how much the estimate varies, कि जो वेरिएशन आ रही है मेरी डेटा के अंदर उसका एक्चुअल एस्टिमेट क्या है, हाउ मच द एस्टिमेट वेरीज. अगर स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू मेरी बहुत ज्यादा है तो ये क्या कहता है कि मेरा जो एस्टिमेट है वो बहुत ज्यादा अनरिलायबल है. जो हमने एस्टिमेट कैलकुलेट की है दैट इज वेरी अनरिलायबल. और अगर इस एस्टिमेट एरर की वैल्यू कम आती है तो ये क्या कहते हैं कि जो मेरा एस्टिमेट है दैट इज स्टेबल एंड रिलायबल. एस्टिमेट इज स्टेबल एंड रिलायबल. ना इस स्टैंडर्ड एरर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड एरर फॉर माय कोएफिशिएंट β1 is, this is denoting the standard deviation upon xi minus x bar square, which is x bar is my mean, these are my observations and this is my standard deviation, right? तो जितना ज्यादा मेरे डेटा की वैल्यूज होंगी उतना ही मेरा स्टैंडर्ड एरर जो होगा वो क्या होगा? more data over here, more number of observations over here means smaller standard error value over here. Now based on this हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं, जो हमने बहुत बार स्टैटिस्टिक्स में भी कैलकुलेट किया होगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग. नाउ हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्या मतलब होता है? Standard errors can also be used to perform hypothesis test on the coefficient. Now hypothesis testing में हम दो hypothesis की बात करते हैं. एक तो होती है हमारी null hypothesis और एक होती है alternative hypothesis. But hypothesis का मतलब क्या है? What do we mean by null hypothesis? Null hypothesis जिसको हम usually denote करते हैं with this symbol, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है that there is no effect or no relationship or no difference null hypothesis का basically मतलब है it is assumes that nothing is happening, कुछ भी नहीं हो रहा है, nothing is happening, right? So अगर हम in general null hypothesis की बात करें means इसका कोई effect नहीं है, कोई relationship नहीं है and nothing is different, और कुछ नहीं हो रहा है इसके हिसाब से हमारा. बट अगर हम लीनियर रिग्रेशन की टर्म्स से बात करें कि लीनियर रिग्रेशन की टर्म्स में नल हाइपोथेसिस का क्या मतलब है? नल हाइपोथेसिस का मतलब इन टर्म्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन ये है कि हमने रिलेशनशिप देखा है बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इन लीनियर रिग्रेशन, राइट? नल हाइपोथेसिस कहती है दैट β1 वैल्यू इज 0, राइट? अब हमारी इक्वेशन क्या थी लीनियर रिग्रेशन की? हमारी इक्वेशन थी y इक्वल्स टू β0 प्लस β1x प्लस सम रैंडम एरर, राइट? अब अगर β1 की वैल्यू हमारी 0 हो गई, अगर हम इस बार के लिए इस एरर को हटा भी देते हैं, ये हमारी इक्वेशन है, राइट? अगर β1 की वैल्यू 0 है दैट मीन्स y इज इक्वल टू β0. दैट मीन्स आपकी किसी भी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ रहा y के ऊपर, राइट? यही नल हाइपोथेसिस कहती है कि कुछ नहीं हो रहा, नथिंग इज हैपनिंग, नथिंग इज डिफरेंट इज गोइंग ऑन. हम एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, और वो कुछ भी तब होगा जब हमारी β1 की वैल्यू 0 होगी. दैट मीन्स उस केस में x का कोई भी रेलेवेंस नहीं है और y की वैल्यू वही है जो आपके इंटरसेप्ट की वैल्यू है, राइट? सो अगर β1 मेरा 0 हो जाता है तो क्या होगा? y की वैल्यू विल बिकम हॉरिजॉन्टल, राइट? इट विल बिकम लाइक दिस. सो दैट मीन्स सो चेंज इन x डज नॉट अफेक्ट y. अगर आपका इस केस में x चेंज भी हो रहा होता है तो वो y को किसी भी
केस में अफेक्ट नहीं करता, राइट, बिकॉज y की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, सेम है, स्टैग्नेंट, इट इज कांस्टेंट। तो यही नल हाइपोथेसिस कहती है कि देयर इज नो अफेक्ट, नो रिलेशनशिप एंड नथिंग इज डिफरेंट. So this is what the null hypothesis means in case of linear regression over here. Now we come to the alternative hypothesis, which is opposite of null hypothesis. Alternative hypothesis which is basically opposite of null hypothesis. Alternative hypothesis ये कहती है H1 which says beta 1 value is not equal to 0. और अगर बीटा 1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तो वो क्या करेगी, x इस केस में अफेक्ट करेगा y को, राइट. सो यही हमारे नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है. तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्या मतलब है, दैट स्टैंडर्ड एरर्स को हम यूज करते हैं हाइपोथेसिस टेस्ट परफॉर्म करने के लिए ऑन कोएफिशिएंट्स. दो हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, एक नल हाइपोथेसिस और एक ऑल्टरनेटिव. नल हाइपोथेसिस कहती है कि कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं होता, और वो कब होगा, जब आपके बीटा 1 की वैल्यू 0 होगी. उस केस में एक्स अफेक्ट कर ही नहीं सकता y को, y वैल्यू बिकम्स कॉन्स्टेंट. बट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती है कि बीटा 1 की वैल्यू बिसाइड 0 कुछ भी हो सकती है, दैट मीन्स एक्स जो इस केस में अफेक्ट करेगा y को. अब इसी से हम एक और स्टैटिस्टिक की बात करते हैं, विच इज टी स्टैटिस्टिक. अभी सारी स्टैट्स की वैल्यू है, टी स्टैटिस्टिक, पी वैल्यू, ये सारी हमने हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी है. हम थोड़ा इनका ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं ओवर हियर. टी स्टैटिस्टिक का मतलब होता है हाउ मेनी स्टैंडर्ड एरर्स the estimated coefficient is away from 0. हाउ मेनी स्टैंडर्ड एरर्स की मेरा जो एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट है वो 0 से कितना दूर है, राइट. तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझें, इसका मतलब ये होता है टी स्टैटिस्टिक सेज हाउ स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल द कोएफिशिएंट इज, हाउ स्ट्रॉन्ग and reliable the coefficient is. So t statistics की बेसिकली कैसे वैल्यू निकलती है, जो भी मेरा एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट होता है अपॉन माय स्टैंडर्ड एरर, राइट. तो इन सारे केसेस में जो भी हम एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, हमारे पास दो कोएफिशिएंट्स है, एक बीटा नॉट है और एक बीटा 1 है. हम इन सारे केसेस में जो एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट बीटा 1 को ही कंसीडर कर रहे हैं, नॉट बीटा नॉट, बिकॉज बीटा नॉट की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू y व्हेन x बिकम्स 0. तो इन सारे केसेस में हम बीटा 1 को ही कंसिडरेशन में ले रहे हैं. सो टी स्टैटिस्टिक निकलता है जो भी मेरा एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट होता है अपॉन माय स्टैंडर्ड एरर. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट क्या है मेरा, बीटा 1 अपॉन माय स्टैंडर्ड एरर, जो भी हमने पीछे देखा था, विच वॉज दिस वैल्यू. You have seen the formula of standard error, this one, right. So now जितना t की वैल्यू मेरी जितनी ज्यादा होगी, उसका क्या मतलब होगा, हायर द वैल्यू ऑफ t मींस उतना ही कोएफिशिएंट मेरा 0 से दूर है. यही हमने टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू देखी ना, ये बताता है आपको कि आपका एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट जो है वो 0 से कितना ज्यादा दूर है. अगर टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लार्जर द टी वैल्यू, तो वो इंडिकेट करेगी कि एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट मेरा बहुत ज्यादा दूर है अभी 0 से. बट अगर टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू आपकी छोटी है, दैट मीन्स मेरा एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट जो है वो क्लोजर टू 0 है. सो दिस इज व्हाट दे से, इफ लार्जर द टी वैल्यू, this indicates coefficient is far from 0, and smaller t value indicates coefficient is close to 0, right. अब अगर मेरा जो कोएफिशिएंट है जितना ज्यादा 0 के क्लोज होगा, इफ कोएफिशिएंट इज क्लोजर टू 0, तो इसका क्या मतलब है, उस केस में मेरा एक्स वाई को अफेक्ट कर ही नहीं सकता. क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमने हाइपोथेसिस में क्या देखा, जो मेरा बीटा नॉट की वैल्यू होती है जब वो 0 होती है, उस केस में x मेरा y को अफेक्ट कर ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि वो 0 के इक्वल ही है. 0 के इक्वल कह लो या 0 के क्लोज कह लो,
बट बीटा 1 के केस में अगर वो 0 के से दूर होगा, उसी केस में वो हमारी x जो है वो y को अफेक्ट करता है। तो वही तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोएफिशिएंट जो है वो मेरा 0 से क्लोज है, इट इज क्लोज टू 0, दैट मीन्स x उस केस में y को अफेक्ट नहीं कर सकता, x में नॉट अफेक्ट y. But if the coefficient is farther from 0, in that case it will affect the value of y. So let's say अगर मैंने बीटा 1 की वैल्यू है मेरी 2.0 और लेट्स से मेरा स्टैंडर्ड एरर है सपोज 0.2, तो टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकलती है टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू, एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट अपॉन द स्टैंडर्ड एरर. एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट है 2.0, स्टैंडर्ड एरर है 0.2, टी की वैल्यू आ रही है मेरी 10. 10 की वैल्यू दैट मीन्स इट इज अ वेरी हाई वैल्यू. तो जितनी ज्यादा टी की वैल्यू है उस दैट मीन्स लार्जर द टी वैल्यू, कोएफिशिएंट इज फार फ्रॉम 0. यही हमने अभी देखा, लार्ज टी वैल्यू मीन्स कोएफिशिएंट इज फार फ्रॉम 0, दैट मीन्स उतना ही ज्यादा एक्स का इफेक्ट होगा ऑन वाई. So that means this indicates strong evidence that x जो है वो मेरे y को अफेक्ट कर रहा है. So this was about t statistic. इसी के बेसिस पे हम एक और कोएफिशिएंट की एक और स्टैटिस्टिक की बात करते हैं विच इज p वैल्यू. p वैल्यू का क्या मतलब होता है, p वैल्यू टेल्स अस हाउ लाइकली it is to get such a result if the null hypothesis were true. या फिर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, probability of getting this result by chance. Probability of getting this रिजल्ट बाय चांस. मतलब इसका ये है कि जैसे हमारी नल हाइपोथेसिस होती है कि बीटा 1 की वैल्यू है 0, नल हाइपोथेसिस कहती है दैट बीटा 1 इज 0. पी वैल्यू इसमें ये आंसर करता है कि अगर बीटा 1 की वैल्यू 0 है, बीटा 1 वैल्यू वाज एक्चुअली 0, देन हाउ लाइकली इट इज टू गेट सच अ रिजल्ट. कितने % चांसेस है बीटा 1 की वैल्यू 0 होने के, राइट. सो दिस इज व्हाट द पी वैल्यू एक्चुअली आंसर्स. तो हमारा डिसीजन रूल यहाँ पे ये कहता है कि अगर p की जो वैल्यू है, p वैल्यू डिसीजन, और उसका मतलब क्या है, अगर p की जो वैल्यू है वो हमारी लेस देन 0.05 है, तो ये क्या कहते हैं, इफ द p वैल्यू इज लेस देन 0.05 मींस रिजेक्ट कर दो हमारी नल हाइपोथेसिस को. इफ p वैल्यू इज लेस देन 0.05 नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो. नल हाइपोथेसिस क्या थी कि x जो है वो y को अफेक्ट नहीं कर रहा. अगर हम इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, x जो है वो मेरा अफेक्ट कर रहा है y को, राइट. बट अगर p की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0.05 है, उस केस में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते. फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, दैट मीन्स देयर इज नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाए, राइट. सो अगर p की वैल्यू आपकी लेस देन 0.05 है तो दैट मीन्स हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं. नल हाइपोथेसिस कहती है कि x तो y को अफेक्ट नहीं कर सकता, बट अगर हम उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स x जो है वो अफेक्ट कर रहा है y को. बट अगर p की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0.05 है तो ये दैट मीन्स वी आर फेल टू रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस. तो ये वैल्यूज आपकी बहुत ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस के बेसिस पे निकले हैं, और इसी के बेसिस पे हमें कह रहे हैं कि अगर p की ये वैल्यू है तो हम ये डिसीजन लेंगे, और अगर p की ये वैल्यू है तो हम ये डिसीजन लेंगे. नाउ रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन द t स्टैटिस्टिक एंड द p वैल्यू. रिलेशनशिप between t statistic and p value. रिलेशनशिप ये कहता है, अभी हमने क्या देखा था कि जितनी लार्ज t की वैल्यू होगी, लार्ज t की वैल्यू क्या मतलब है, लार्ज t का वैल्यू का मतलब है कि जो कोएफिशिएंट है वो फार है फ्रॉम 0. नाउ इफ द कोएफिशिएंट इज फार फ्रॉम 0 दैट मीन्स x जो हो रहा है वो मेरा अफेक्ट कर रहा है y को, और x अफेक्ट कर रहा है y को, दैट मीन्स p की वैल्यू क्या है उस केस में, p की वैल्यू इज स्मॉलर p वैल्यू. तो अगर t स्टैटिस्टिक की वैल्यू बहुत ज्यादा है दैट मीन्स p की वैल्यू उसमें बहुत छोटी है. बट अगर स्मॉल t की वैल्यू है, स्मॉल t की वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है कि द कोएफिशिएंट इज क्लोजर टू द 0, x इज मे नॉट अफेक्ट y. इन दैट केस वी हैव अ लार्ज p वैल्यू.
सो इसको इस टेबल से भी देखते हैं आप। नाउ बेस्ड ऑन अ पास्ट डेटा जो हम टीवी एडवर्टाइजमेंट, रेडियो एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट का देख रहे हैं ऑन अ सेल्स, तो इसमें हमें टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू ये मिल रही है विच इज़ अ क्वाइट लार्ज वैल्यू। सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो टीवी एडवर्टाइजमेंट है दैट मीन्स लार्जर द टी वैल्यू उतना ही मेरा एक्स अफेक्ट कर रहा है। जितना ज़्यादा टी की वैल्यू ज़्यादा होगी दैट मीन्स कोएफिशिएंट इज फार फ्रॉम जीरो, दैट मीन्स एक्स अफेक्ट कर रहा है वाई को। तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि टीवी एडवर्टाइजमेंट जो है, जो मेरा एक्स है, वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहा है हमारी सेल्स को, सिग्निफिकेंटली अफेक्ट सेल्स विच इज वाई। So this was about assessing the accuracy of our coefficients. Now let's assess the accuracy of a linear regression model. Assessing the accuracy of the linear regression model. Now assessing the accuracy of the linear regression model का क्या मतलब है? Now once we fit a regression line, हमने अपने डेटा के बेसिस पे, सैम्पल डेटा के बेसिस पे regression line को फिट कर दिया। Now the next big question is how good is this line? ये line कितनी अच्छी है? How good is this line? Can we trust this line? हम ये questions answer करते हैं in assessing the accuracy of a linear regression model. Can we trust this line? Right? Now to answer this we mainly have three questions. First हमारा measure होता है, इसको आंसर करने के लिए हम तीन एस्टिमेट्स की बात करते हैं. फर्स्ट इज माय रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर which is RSE. The second is my R square, and the third is my F statistic, which is for overall significance. Right? अब in order to decide कि हमारा फिट कितना अच्छा है रिग्रेशन लाइन का, कितना नहीं, हम इन तीन एस्टिमेट्स की बात करते हैं. RSE कैलकुलेट करना, R स्क्वायर की, एंड F statistic that determines your overall significance. Now the question is, why do we need these accuracy measures? Why do we need these एक्यूरेसी मेजर्स? क्यों हमें एक्यूरेसी मेजर्स की जरूरत पड़ती है? क्योंकि इवन आफ्टर फिटिंग आवर बेस्ट लाइन, हमने बेस्ट रिग्रेशन लाइन को फिट कर दिया बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन बी नॉट प्लस बीटा 1 एक्स. राइट नाउ प्रिडिक्शंस कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती. राइट ये तो हमने भी देखा था कि जब भी हम प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालते हैं थोड़ा डिफरेंस जरूर आता है बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू, और उसी डिफरेंस को हम कहते थे कि वो रेसिडुअल है हमारा. राइट सो कभी भी प्रिडिक्शंस आपको एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू के इक्वल तो मिलेंगे नहीं, या तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी ऊपर होगी या उसकी वैल्यू थोड़ी सी नीचे होगी. सो एरर जो होते हैं वो हमेशा हमारे डेटा में एग्जिस्ट करते हैं. इट कैन बी ड्यू टू वेरियस रीजंस. हो सकता है नॉइस की वजह से हो सकता है कुछ वेरिएबल्स हमारे मिसिंग हो सकता है हमारा कुछ मेजरमेंट एरर रहा हो. तो एरर्स ऑलवेज परसिस्ट इन अ डेटा. तो हमें ये नंबर्स इस वजह से चाहिए सो दैट दे टेल अस कि हमारे एरर जो है वो कितने बड़े हैं. हाउ बिग आर द एरर्स? And the second thing that we want to know is how will X explain Y? Right? तो ये एरर, ये जो एस्टिमेट्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक हमारा रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर, एक हमारा R स्क्वायर और एक हमारा F स्टैटिस्टिक, वो हमारे यही बता रहे हैं कि एरर्स तो डेटा में एग्जिस्ट हमेशा करेंगे, बट द क्वेश्चन इज कि वो एरर्स आपके कितने ज्यादा बड़े हैं और कितना आपका जो x है वो एक्सप्लेन कर पा रहा है आपकी y की वैल्यू को. राइट सो वी नीड टू आंसर दीज टू क्वेश्चंस, दैट इज व्हाई वी नीड दीज वैल्यूज. नाउ हमने RSE के लिए, RSE निकालने से पहले लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द रेसिडुअल्स. हमने रेसिडुअल देखा था हमारी लास्ट वीडियो में. क्या होता था? रेसिडुअल का मतलब होता था एक्चुअल वैल्यू माइनस द प्रिडिक्टेड वैल्यू. राइट सो बेसिकली रेसिडुअल for any observation I is the actual yi value minus the predicted yi value. Now इसका क्या मतलब है? जितना आपका रेसिडुअल कम होगा दैट मीन्स उतना ही प्रिडिक्टेड वैल्यू आपके एक्चुअल वैल्यू के क्लोज है. दैट मीन्स प्रिडिक्शन उतनी ज्यादा अच्छी है.
So smaller the residual value, the prediction is good. But higher the residual value, that means उतना ही ज़्यादा difference है between the predicted value and the actual value, which indicates prediction is poor. Right? अब इसी के बेसिस पे हमने एक टर्म कैलकुलेट करी थी विच वॉज रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर एरर्स, कि हम क्या करते थे कि हो सकता है आपके रेसिडुअल्स बहुत केस में नेगेटिव भी आए, अब क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर दें इसलिए हम उनका स्क्वायर कैलकुलेट करते थे. तो वी यूज टू कैलकुलेट रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर एरर्स which was given by summation of the residual of all the observations. Right? So हम basically total square errors का सबका sum कर देते थे which was a total prediction error. This gives us total prediction error. Now problem इसके साथ ये है कि जैसे जैसे आपका डेटा का साइज बढ़ता जाएगा, आपने पहले 10 ऑब्जर्वेशंस ली, नेक्स्ट सैंपल में आपने 20 ली, 30 ली, 40 ली, 50 ली, 60 ली, अप टू 100 ली. जैसे जैसे आपका सैंपल का साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका डेटा बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा इस RSS की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी. राइट? सो RSS इंक्रीजेस विद डेटा साइज. क्योंकि ये RSS आपका डेटा के साइज के साथ बढ़ता जाता था, इसी का सोल्यूशन हमने निकाला कि इंस्टेड ऑफ RSS हम RSC कैलकुलेट करेंगे. RSC हमारा होता है रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर्स. राइट? सो RSC, तो यही हमारा फर्स्ट मेजर था in order to determine how good is our regression. First calculate the residual standard error. So residual standard error. कैसे RSC निकलेगा? जो भी हमारी RSS की वैल्यू आती थी, दैट मीन्स रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, उसको हम डिवाइड कर देंगे बाय n-2 से. तो बेसिकली summation of actual value minus predicted value का square of all the observations divided by n-2. So this gives my RSC. So RSC आपको ये बताता है that on average how far the predicted values are from the actual values. Average हम लेके चलते हैं इसका कि आपकी actual values predicted values से कितना दूर है, वो हमें बताता है the RSC. अब हम यहाँ पे द क्वेश्चन इज, हम यहाँ पे n-2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? हम n-2 से यहाँ पे इसलिए डिवाइड कर रहे हैं बिकॉज हम दो पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर रहे हैं, बीटा नॉट एंड बीटा 1. सो दैट इज वाई वी आर डिवाइडिंग बाय 2 ओवर हियर. तो जितनी ज्यादा मेरी इस RSC की वैल्यू छोटी होगी, स्मॉल RSC, वो क्या इंडिकेट करे? जितना कम मेरा रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर होगा दैट मीन्स मेरा फिट उतना ही अच्छा है. स्मॉलर द रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर वैल्यू इंडिकेट्स माय फिट इज गुड, बट लार्जर द रेसिडुअल सम ऑफ स्टैंडर्ड एरर वैल्यू दैट इंडिकेट्स माय फिट इज पुअर. राइट? सो बेसिकली RSC आपका मेजर करता है द लैक ऑफ फिट, वेदर इट्स गुड और वेदर इट्स बैड. नाउ देयर इज वन इश्यू विद RSC. RSC जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन द यूनिट ऑफ y. डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ y. राइट? क्योंकि हम क्या निकालते हैं यहाँ पे? एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन n-2. तो यहाँ पे हम y के यूनिट को कंसिडरेशन में ले रहे हैं, तो आपका रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर भी डिपेंड करता है ऑन द यूनिट ऑफ y. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा y की वैल्यू है मार्क्स, तो आपका RSC जो होगा वो मार्क्स की टर्म्स में होगा. अगर मेरा y की वैल्यू है लेट्स से सैलरी, तो मेरा RSC जो होगा वो रुपीज में होगा. राइट? सो बट अगर मेरे मॉडल के अंदर, अगर मुझे ऐसे मॉडल्स को कंपेयर करना है जिनका डेटा सेट जो है वो आपस में डिफरेंट है, मेरे पास 3 मॉडल्स है, एक M1, एक M2, एक M3, सब में मेरा जो y कोएफिशिएंट है वो अलग अलग है, तीनों की मुझे RSC की वैल्यू को कंपेयर करना है कि कौन सा मेरा सबसे अच्छा मॉडल है. देन हाउ विल वी डू दैट? बिकॉज यहाँ पे तो हम यूनिट को कंसिडरेशन में ले रहे हैं. दैट इज वाई इसका हमने सोल्यूशन निकाला दी R² स्टैटिस्टिक. R² स्टैटिस्टिक, यही हमने सेकंड मेजर देखा था. The first measure while considering whether our regression fit line is good or not, we consider 3 parameters. RSC हमने देख लिया. The second is R². क्यों हमने R² पे गए? ताकि हमें यूनिट को कंसिडर नहीं करना पड़े. So R² is 1 minus RSS
अपॉन TSS, राइट। नाउ व्हाट इज दिस TSS? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, TSS माइनस RSS अपॉन TSS, राइट। सो RSS तो हमें पता है, RSS क्या होता है? RSS इज summation of difference between the actual value of y minus the predicted value of y. TSS जो होता है that is summation of actual value minus the mean. हम यहाँ predicted value की बात नहीं करते, हम यहाँ पे mean की बात करते हैं, right? This is my this was residual sum of squared errors. This is total sum of errors, total sum of squares. TSS is total sum of squares. Total sum of squares. So TSS आपका यहाँ पे क्या देखते हैं हम? डिफरेंस देखते हैं TSS में एक्चुअल वैल्यू से माइनस द मीन. तो बेसिकली यहाँ पे ये बताता है आपका TSS आपको ये बता रहा है कि टोटल वेरिएशन y में कितना है बिफोर द रिग्रेशन. अब ये वाली फैक्टर तो हम रिग्रेशन लाइन करने से पहले भी निकाल सकते हैं क्योंकि सारी ऑब्जर्वेशंस का मीन हमारे पास होगा एंड हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द मीन. तो बेसिकली हमें डिविएशन बता रहे हैं ये, राइट. सो TSS की जो वैल्यू है दिस इज बेसिकली टोटल वेरिएशन इन y बिफोर रिग्रेशन, राइट. RSS जो होता है वो क्या मेजर करता है? RSS मेजर करता है अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी that is left unexplained after performing the regression. RSS आपको ये बताता है कि आपकी एक्चुअल वैल्यू प्रिडिक्टेड वैल्यू में कितना वेरिएशन आ रहा है, राइट. रिग्रेशन करने के बाद कितना वो वैल्यूज आपस में वेरी कर रही हैं और हम नॉर्मली उस वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते बिकॉज इट इज ड्यू टू वेरियस रीजंस. इट इज वेरियस ड्यू टू नॉइज, इट इज कैन बी ड्यू टू सम मेजरमेंट एरर, इट कैन बी ड्यू टू एनीथिंग. देयर कैन बी वेरियस एरर्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू दैट फैक्टर. तो TSS आपको ये बताता है कि टोटल वेरिएशन कितना है y में रिग्रेशन करने से पहले. RSS आपको ये बताता है कि कितना वेरिएशन है दैट इज लेफ्ट अनएक्सप्लेन्ड आफ्टर परफॉर्मिंग द रिग्रेशन. तो जब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले रहे हैं, हम यही कर रहे हैं ना इस फॉर्मूले में, वी आर कैलकुलेटिंग TSS माइनस RSS. तो TSS माइनस RSS आपको क्या दे देगा? ये दे देगा आपको कितना वेरिएशन है, अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन द रिस्पॉन्स दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय परफॉर्मिंग द रिग्रेशन. TSS इंडिविजुअली आपको दे रहा है कि कितना वेरिएशन है बिफोर इन द वैल्यू ऑफ y बिफोर परफॉर्मिंग द रिग्रेशन. RSS आपको दे रहा है कितना वेरिएशन है आफ्टर परफॉर्मिंग द वेरिएशन, आफ्टर परफॉर्मिंग द रिग्रेशन, बट दैट वेरिएशन इज नॉर्मली अनएक्सप्लेन्ड. TSS माइनस RSS आपको दे देगा कि कितना वेरिएशन है इन द रिस्पॉन्स दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय परफॉर्मिंग द रिग्रेशन. सो दिस इज व्हाट TSS माइनस RSS एक्सप्लेन्स अस. TSS माइनस RSS गिव्स यू अमाउंट ऑफ variability in the response that is explained by performing the regression. Right? सो बेसिकली R² आपको ये बता रहे हैं कि कितनी आपकी एक्सप्लेन्ड वेरिएंस है डिवाइडेड बाय द टोटल वेरिएंस, राइट. वेरिएंस यही होता है ना, आपका कितना वेरिएशन है, कितना डिविएशन है फ्रॉम द डेटा. तो R² आपको किन दोनों का डिफरेंस दे रहा है? डिफरेंस दे रहा है कि कितनी आपकी एक्सप्लेन्ड वेरिएंस है अपॉन टोटल वेरिएंस. अब क्योंकि दोनों का यूनिट जो है वो सेम है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हेंस R² में आपका कोई यूनिट नहीं होता, राइट. इसी वजह से हमने किया था R² वैल्यू को कंसिडरेशन, बिकॉज जो आपकी पहले वाली वैल्यू थी RSC वो आपके यूनिट को कंसिडर कर रही थी, बट R² में देयर इज नो यूनिट. सो R² बेसिकली गिव्स यू difference of basically ratio of explained variance which is given by TSS minus RSS. Total variance before performing the regression, total variance that is left unexplained after performing the regression, and TSS minus RSS will give you amount of variation that is explained by performing the regression upon total variance.
राइट. सो आर स्क्वायर को हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट इट गिव्स यू दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन y इज एक्सप्लेन बाय x, कि कितना परसेंटेज जो y में वेरिएशन हो रहा है x उसको कितना एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. आर स्क्वायर टेल्स अस दैट what percentage of variation in y is explained by x. Like for example, let's say अगर मेरे r square की वैल्यू है let's say 0.612, तो इसका क्या मतलब है अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें दैट इज 61.2%. दैट मीन्स 61.2% जो है वो मेरी वेरिएशन इन सेल्स इज एक्सप्लेन बाय टीवी एडवर्टाइजमेंट. अगर मेरा x की वैल्यू टीवी एडवर्टाइजमेंट हम ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं आर स्क्वायर की इस वैल्यू के बेसिस पे कि 61.2 वेरिएशन जो है मेरा सेल्स में वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं हम बाय टीवी एडवर्टाइजिंग. और जो रिमेनिंग 38.8% जो वेरिएशन है दैट इज अनएक्सप्लेन्ड. राइट. अब जो आर स्क्वायर की वैल्यू का रेंज होता है वो होता है नॉर्मली बिटवीन 0 to 1. राइट. तो जितना ज्यादा या तो नियर टू 0 होगा या अराउंड 0.5 या फिर नियर 1. तो तीनों का क्या मतलब है, अगर नियर 0 है, अगर अराउंड 0.5 है और अगर नियर 1 है, और बीच में कोई भी इंटरमीडिएट वैल्यू है, अगर 0 के क्लोज है तो वो क्या इंडिकेट करिए कि आपका मॉडल बहुत ही ज्यादा पुअर है. राइट. दैट मीन्स जो वेरिएशन है वो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे ऑन द बेसिस ऑफ आर एक्स. अगर 0.5 के नियरली इक्वल है तो वो क्या इंडिकेट करिए कि आपका मॉडल जो है वो मॉडरेट है. और अगर आर स्क्वायर की वैल्यू जो है 1 के अप्रोच कर रही है दैट मीन्स वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. जो भी हमारे मॉडल में वेरिएशन हो रही है हमारा एक्स जो है वो इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. सो आर मॉडल इज रियली रियली गुड. सो वेरी स्ट्रॉन्ग मॉडल. So this is what we mean by the three values of R square. Now the next thing that we talk about is correlation. Now correlation is another important term which can be asked in exams. हमें डेटा दे देंगे और कह देंगे कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन कैलकुलेट करो. Now correlation का मतलब क्या होता है? Correlation basically as the name suggests इसका ये मतलब होता है ये मेजर करता है the strength and direction of linear relationship between two variables. दो वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी डायरेक्शन क्या है, वेदर इट्स इंक्रीजिंग कि एक के इंक्रीज करने से दूसरा इंक्रीज कर रहा है या वेदर इट्स लाइक एक के इंक्रीज करने से दूसरा डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है. सो ये आपको यही बताता है कोरिलेशन की कितना स्ट्रेंथ और क्या डायरेक्शन है बिटवीन द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. सो लीनियर रिग्रेशन की टर्म्स में कोरिलेशन का क्या मतलब है? लीनियर रिग्रेशन की टर्म्स में कोरिलेशन आपको ये बताता है दैट हाउ स्ट्रांगली एक्स एंड वाई मूव टुगेदर. हाउ स्ट्रांगली एक्स एंड वाई मूव टुगेदर in a straight line. राइट. अब लीनियर रिग्रेशन की टर्म्स में हम कोरिलेशन ऐसे भी देख सकते हैं कि बिफोर डूइंग रिग्रेशन हम ये ऑफन पूछते हैं कि क्या डज एक्स इंक्रीज व्हेन वाई इंक्रीज, कि क्या एक्स को इंक्रीज करने से हमारा वाई भी है इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर भी ऑफन आस्क क्या वो दोनों इकट्ठे डिक्रीज कर रहे हैं, या फिर हम ये भी पूछते हैं कि उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है या नहीं. तो ये सारे आंसर्स के जवाब हमें क्या दे देगा? कोरिलेशन. And how do we calculate correlation? Correlation between two variables x and y is calculated like this. हम सबसे पहले निकालते हैं हर एक टर्म का डिविएशन फ्रॉम द मीन, देन हर एक टर्म का डिविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ फॉर y. इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं एंड वी डू देयर समेशन विच इज आर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द deviation of x of each variable from the mean का square and here is we calculate for y deviation from the mean का square for y.
दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द कोरिलेशन. अब अगर कोरिलेशन की वैल्यू हमको क्या बताती है, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 टू +1. अगर कोरिलेशन की वैल्यू परफेक्ट 1 है तो वो क्या इंडिकेट करती है, परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है बिटवीन एक्स एंड वाई and it is a moving in the positive direction. So perfect positive linear relationship. अगर r की वैल्यू -1 है तो वो क्या इंडिकेट करती है, परफेक्ट नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप. और अगर r की वैल्यू 0 है तो वो क्या इंडिकेट करती है, नो लीनियर रिलेशनशिप. अब कोरिलेशन एंड जो हमारा r² है, इन दोनों के बीच का भी एक रिलेशनशिप होता है, बट दिस एग्जिस्ट ओनली इन टर्म्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन. ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब हम लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, नॉट इन केस ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन. तो अगर हम r² की वैल्यू देखें, r² इज नथिंग बट कोरिलेशन का स्क्वायर. तो अगर आप कोरिलेशन का स्क्वायर कर दोगे दैट विल गिव यू r² ओनली. So this exists only in simple linear regression. लेट्स से अगर मेरा कोरिलेशन की वैल्यू है लेट्स से 0.07 है तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ दिस. नाउ लेट्स सी द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ डेटा आल्सो, जो हमने अभी तक देखा है. नाउ लेट अस से जो हमारे पास दो प्रेडिक्टर्स हैं, एक है हमारा रेडियो और एक है हमारा न्यूज़पेपर. अगर हमें कंपेयर करना है कि दोनों में से हमारा कौन सा प्रेडिक्टर जो है वो ज़्यादा बेटर है, तो हमें यहाँ पे डेटा गिवन है. ये हमारा कोएफिशिएंट की वैल्यू दी हुई है रेडियो के लिए और ये कोएफिशिएंट की वैल्यू है न्यूज़पेपर के लिए. तो रेडियो की कोएफिशिएंट की वैल्यू है 0.203, राइट. तो अगर ये हमारी इक्वेशन होती है β0 + β1x, तो लेट्स से β0 तो दोनों के लिए, इस केस के लिए ये है, इस केस के लिए ये है. तो लेट्स से हम इतने वाले पार्ट को देखते हैं. β1 की वैल्यू है हमारी 0.203. लेट्स से अगर मैंने रेडियो के एडवर्टाइजमेंट का बजट लिया है 1000, अगर मैंने 1000 से इंक्रीज करूं तो मेरी सेल्स कितने से इंक्रीज हो जाएंगी, 203 यूनिट से. यही मतलब हुआ इसका. बट मेरा न्यूज़पेपर के केस में कोएफिशिएंट की वैल्यू है 0.055. अगर मैं यहाँ पे अपने न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट बजट को इंक्रीज करूँ बाय 1000, तो इसका क्या मतलब है, मेरी सेल्स इंक्रीज होंगी ओनली बाय 55 यूनिट्स, राइट. सो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो मेरा रेडियो वाला एडवर्टाइजमेंट है, जो मेरा प्रेडिक्टर है, वो मेरा ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट प्रेडिक्टर, राइट. तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि चाहे मेरे लीनियर रिग्रेशन में बहुत सारे प्रेडिक्टर्स हों, पर ज़रूरी नहीं सारे के सारे प्रेडिक्टर्स मेरे इक्वली पावरफुल हो. वो डिपेंड करता है उनके कोएफिशिएंट की वैल्यू पे कि कौन सा प्रेडिक्टर जो है वो मेरा ज़्यादा बेटर है. सो इन दिस केस जो मेरा रेडियो वाला एडवर्टाइजमेंट वाला प्रेडिक्टर है, दैट इज मोर सिग्निफिकेंट एंड मोर बेटर कंपेयर टू द न्यूज़पेपर advertisement predictor. So from this we derive the conclusion that not all predictors are equally powerful. Now another question जो हमारे माइंड में यहाँ पे आ सकता है कि हम यहाँ पे β1 को ही प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं, हम β0 को प्रेफरेंस क्यों नहीं दे रहे. बिकॉज हमने β1 की डेफिनेशन में क्या देखा था, β1 आपको ये बताता है कि कितना चेंज होगा y में व्हेन x इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट. यही हमने देखा था, एवरेज चेंज इन y व्हेन x इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट. So that is why we take β1 into consideration everywhere in order to determine that which predictor is my better. So this was about the linear regression. This was all about this video. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.